हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 19 फरवरी 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के वीडियोस आपको दे चुके हैं, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज इस वीडियो में पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, पूरे के पूरे एज इट इज 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की भी जल्द अपडेट करवा दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस, जो भी अपडेट होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, है ना। हम और कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट ही यही कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जो है उसको ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, पंडित बिरजू महाराज जी से क्वेश्चन बना है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? सही जवाब रहेगा 1986 में। 1986 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, है ना। पंडित बिरजू महाराज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही 2022 में इनका निधन हुआ है, तो इनसे क्वेश्चंस हो सकता है इससे भी बन जाए। तो पंडित बिरजू महाराज को साल 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे ये। इनसे एक और क्वेश्चन बन चुका था, बाजीराव मस्तानी में जो कोरियो के लिए इनको अवार्ड मिला था, है ना, तो उससे भी क्वेश्चन इनका बना था पंडित बिरजू महाराज वाला, तो वो याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज को अन्य कई और सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, कालिदास सम्मान मिला है मध्य प्रदेश वाला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, संगम कला पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए, और काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है और खेरागढ़ विश्वविद्यालय, इससे मानद इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको ऐसा मिल चुकी है। जो सारी उपाधियां इनको मिल चुकी है, अगर ये डॉक्टर बिरजू महाराज भी लगा लेना तो इनको डॉक्टरेट की उपाधि ऑलरेडी दे दी जा चुकी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खेरागढ़ विश्वविद्यालय से। तो ये चीज़ें हैं, ये उपाधियां और पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं, दिए गए हैं। इसके अलावा इनका कई बार संबंध भी पूछा जाता है कि जो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो ये लखनऊ का जो कालका बिंदादीन घराना है इससे संबंधित है। और उन्होंने फिल्म देवदास के गाने काहे छेड़ मोहे, है ना, फिल्म देवदास का गाना है ये काहे छेड़ मोहे, और फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल, इन दोनों को कोरियोग्राफ किया है, यानी कि जो डांस स्टेप है ये इनके ही है, इसमें कोरियोग्राफ, है ना। तो ये नृत्य जो है इनका ही यहाँ पर इन गानों में देखने को मिलता है। तो दोनों गानों आपको स्पेशली याद रखना है। ये बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए इनको स्पेशली ये क्वेश्चन आपसे एक दिन बन चुका है, मोहे रंग दो लाल ये गाना था, हो सकता है अगले दिन आपसे गाना भी पूछ लिया जाए। और देवदास फिल्म का है काहे छोड़े मोहे, ये गाना है। दोनों गानों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो गाइज जो बिरजू महाराज है, इन्होंने अपने पिता के निधन के बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने चाचाओं नृत्य गुरु शंभू और लच्चू महाराज से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, है ना, कथक में। तो ये आप याद रखिएगा, इनके चाचा है गुरु शंभू और लच्चू महाराज। बात करें इनका पूरा नाम की, तो पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम है ब्रजमोहन मिश्र। इनका जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में, है ना। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारी एसएससी जीडी वाली लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है ना। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट है, पूरा आपको अप टू डेट कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, लिमिटेड टाइम है, बेस्ट है आपके लिए, तो जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। आरपीएफ वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल वाले, कि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस, और आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी एग्ज़ाम जो ओरिएंटेड कंटेंट है उससे पढ़ने की बात कुछ अलग ही रहेगी। तो ये सारा कंटेंट हम हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, जो कि सिर्फ 79 रुपीज़ में दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ये अगर प्राइस आपको कम लग रही है ना, तो हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि आप ये जो प्राइस है ना, इससे इसकी वैल्यू का अंदाज़ा ना लगाएं तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो प्राइस है, आप सभी में से काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस मिलते हैं कि प्राइस कम ही रखिएगा, इसीलिए हम हमारी अधिकांश टेस्ट सीरीज़ की प्राइस बिल्कुल मिनिमम रखते हैं, ताकि हर एक बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए, सभी उसको अफोर्ड कर पाए, और सभी के लिए वो जो है बढ़िया प्राइस पर रहे एकदम, यही हमारा मकसद रहता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर ये टेस्ट सीरीज़ देते हैं, ताकि हर एक अफोर्ड कर पाएँ, और सभी के पास ये अवसर होना चाहिए कि सभी
उन टेस्ट को लगा पाएँ, है ना। तो यही हमारा मेन मोटो है इसके पीछे। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़ा दें तो हम बढ़ा भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इससे इसका ये अंदाज़ा ना लगाएं कि इसकी कंटेंट क्वालिटी वीक है या कुछ कम यहाँ पर दिया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर कम नहीं है। यानी कि अगर 1000 भी इसका अगर चार्ज करें ना तो कम है, इतना आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 800 से भी अधिक कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपको टेस्ट भी इंक्लूडेड है, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, यहाँ तक कि ई बुक हम आपको दे रहे हैं। और पूरा टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि FLT है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, इसके अलावा सेक्शनल है, सब कुछ है, आपको दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर डली हुई है। तो आप खुद एक बार जाकर देखिए, दूसरे की बातों पर विश्वास ना करके खुद जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप अपनी आंखों से देख लीजिए एक बार, है ना, फिर विश्वास कीजिएगा। और परचेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि ये दिनों दिन टाइम आपका निकलता जा रहा है और आपको पढ़ाई करने की, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को कंज्यूम करने की सख्त ज़रूरत है अभी, है ना। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 79 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी हद तक अपना स्कोर जो इम्प्रूव हो जाएगा तो ये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है आपके लिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपके लिए निकल कर आ रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इनसे बनते हैं, आपके एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है ये आपका। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है और वे एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति का मतलब है साल 1940 से 60 के बीच कृषि में हुए शोध, तकनीकी बदलाव और दूसरे कदमों का नतीजा। तो इन बदलावों की वजह से दुनिया भर में कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा है और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1965 में हुई थी, 1965 में। अगला जो क्वेश्चन बना है ये परिवार नियोजन से रिलेटेड है। भारत में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन बना था। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर रहेगा 1974 से 79 वाली। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के दौरान की गई थी। हालांकि भारत में परिवार नियोजन को लेकर प्रयास 1952 से ही शुरू हो गए थे, 1952 से, है ना, जब भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थिति के बारे में थोड़ा सा अपडेट हम देते हैं, जो कि स्टेटस है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली थी, इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था। यह बात कही गई थी ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की, है ना। इसके अलावा चौथी जो पंचवर्षीय योजना है जो कि 1966 से 71 तक चली थी, कृषि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन को सबसे अहम प्राथमिकता इसमें दी गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इस योजना में परिवार नियोजन के लिए 2.29 बिलियन रुपए यानी कि $306 मिलियन की जो राशि है ये तय की गई थी परिवार नियोजन के लिए। और वहीं 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है जो कि 1974 से 78 तक चली, इसमें भी परिवार नियोजन कार्यक्रम शामिल था। तो ये सारी पंचवर्षीय योजना है। अगर आपको यहाँ पर 5वीं ना भी दिया रखा हो ना तो आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 5वीं ना दे रखे आपको तो फिर आपको चौथी, तीसरी, है ना, चौथी, तीसरी और 5वीं तीनों में से एक आपको क्लिक करना था, जो कि अगर 5वीं नहीं होगा तो फिर चौथी, तीसरी में से किसी एक को क्लिक आप कर सकते हैं। एग्जाम में जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि जो बता दिया उसी के अकॉर्डिंग आएगा, फिर वहां पर सिचुएशन भी देखनी पड़ती है ना क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस में क्या पूछा है। एक अगर वर्ड ही चेंज कर देता है ना तो पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। और कई क्वेश्चंस में क्वेश्चन सेम रहता है, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस के आधार पर आंसर आपका चेंज हो सकता है ना। तो कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चंस की। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा FLTs लगाएंगे, उतने ज़्यादा आपके प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आपका दिमाग और चलेगा कि क्या इसका आंसर किस तरह से हो सकता है ना। प्रैक्टिस से ही क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ में हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। ये चीज़ें किससे होती है? टेस्ट के थ्रू होती है। टेस्ट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना शानदार आपकी परफॉर्मेंस भी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में जो इस्पात मंत्री है ये कौन है? तो ये है HD कुमारस्वामी। और कुछ बता रहे थे कि 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग पूछा है कि 2022 तक भारत के इस्पात मंत्री कौन थे। तो ये भी इसका भी आंसर हम आपको बता देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे 2022 तक भारत के इस्पात मंत्री, है ना। और वर्तमान में है HD कुमारस्वामी। तो भारत में इस्पात मंत्रालय के वर्तमान में जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, इनका नाम है HD कुमारस्वामी। 10 जून 2024 से इस पद पर कार्यरत है ये। श्री कुमारस्वामी जो है जनता दल सेक्युलर पार्टी है इसके सदस्य हैं और उन्होंने इस्पात मंत्रालय के साथ भारी उद्योग जो मंत्रालय है इसका भी प्रभार संभाला है। तो इस्पात मंत्रालय भारत में इस्पात उद्योग के विकास, नियमन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जो देश की औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अब चौंकिए मत आप,
एक जगह हमें एक किसी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश, किसी ने बताया राज्य, दोनों का हम आपको बता रहे हैं, चौकी मत बिल्कुल भी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के लोगों की संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य पूछा है तो महाराष्ट्र रहेगा। किस राज्य में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या है जैन धर्म वाले, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दोनों हमने बता दिया आपको। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ जो है, इनमें जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली की अगर अपन बात करें तो यहाँ जैन धर्म को मानने वाले वालों की संख्या अच्छी है, अच्छी खासी संख्या है, और कई पुराने जैन मंदिर और समुदाय यहाँ पर बसे हुए हैं। भारत में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर मध्य प्रदेश, पांचवें पर कर्नाटक है। जैन धर्म का पालन पूरे भारत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY है ना, वर्ष 2020 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी, नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? तो ये जो योजना है कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन, चावल, गेहूं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका नाम रखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। आप सभी को पता ही है, नाम से ही क्लियर है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। ये जो त्योहार है 7 दिनों तक चलता है। अनोखा दशहरा है क्योंकि इसमें ना तो रामलीला होती है, ना ही रावण का दहन होता है। ये दशहरा भगवान रघुनाथ को समर्पित होता है। और ये जो त्योहार है अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को शुरू होता है, और ये त्योहार विजयदशमी के दिन जो है खत्म होता है, दशहरे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है? तो आर्टिकल 246 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, इसके तहत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये विभाजन 3 सूचियां जो है इनके जरिए किया गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों के तहत ये किया गया है। और इन सूचियों में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर संसद या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, ये राइबोसोम, केंद्रक राइबोसोम, लाइसोसोम का काम दिया था। पूछा था कि असंगत कौन है इनमें से। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके से था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। अब यहाँ पर कार्य दे रखे, जैसे केंद्रक का आनुवांशिक सामग्री का नियंत्रण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र, राइबोसोम अपशिष्ट पदार्थों का नाश। तो इनमें से आपको असंगत बताना था कि चारों में से असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर राइबोसोम जो है, अब उसमें हमें नहीं पता कि क्या असंगत था, बट यहाँ पर जो आपको चार दिए है इसमें से राइबोसोम जो है असंगत रहेगा, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का नाश यहाँ पर दे रखा है इसके सामने, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का जो नाश है ये लाइसोसोम करता है ना। सुसाइड बैग ऑफ सेल बोला जाता है इसको, कोशिका की आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है लाइसोसोम को। तो ये अपशिष्ट पदार्थों का नाश जो करता है लाइसोसोम करता है, ना कि राइबोसोम, है ना, राइसोसोम। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत जो योजना है इसकी शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। कब की गई? 12 मई 2020 को। उद्देश्य क्या था? भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। घोषित पैकेज इसका कितना था? आत्मनिर्भर भारत योजना का 20 लाख करोड़ रुपए, भारत की जीडीपी का लगभग 10%। और मुख्य क्षेत्र क्या है इसमें? तो मेक इन इंडिया को बढ़ाना या बढ़ावा देना, एमएसएमई जो उद्योग है यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसका विकास करना, स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को सशक्त बनाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये सभी जो आते हैं ये आपके इसके मुख्य उद्देश्य में आते हैं, किसके? आत्मनिर्भर भारत योजना के। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या है इसका प्रयास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयत्न किसने किया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो रास बिहारी बोस और मास्टर अमीर चंद्र के नेतृत्व में बसंत कुमार विश्वास ने किया था ये काम, है ना। जो बम फेंका था ये इन्होंने ही फेंका था। किसके नेतृत्व में? तो इन दोनों के नेतृत्व में, रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद। अगर आपको ये बसंत कुमार ऑप्शन में ना मिला तो रास बिहारी बोस दिया रखा होगा, रास बिहारी नहीं दिया है तो मास्टर अमीर चंद, या फिर ये दोनों नहीं दिखे तो बसंत कुमार दिया रखा होगा। तो इस हिसाब से हमने तीनों आपको बताए हैं कि जिस हिसाब से आपको ऑप्शंस में मिले आंसर, उसी के आधार पर आपको टिक करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो कैसे भी बन सकता है, घुमा फिरा कर कैसे भी करके पूछा जा सकता है। मेंस रहेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से हर एक क्वेश्चंस को आप बिल्कुल कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, लॉर्ड जो हार्डिंग है इसके हत्या का जो प्रयत्न है 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस और मास्टर अमित चंद के नेतृत्व में किया गया था। तारीख थी 23 दिसंबर 1912, स्थान था चांदनी चौक, दिल्ली, है ना। ये काम किसने किया था? तो बसंत कुमार विश्वास ने ये काम किया था, है ना, इनके नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमें भाग लेती हैं और तमिलनाडु जो है 3 खिताबों के साथ में टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। मुंबई की टीम मौजूदा चैंपियन है और मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर 2024 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये जीत ली है, जो कि अभी हाल ही में हुई है, ऑर्गेनाइज करवाई गई है।
तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तमिलनाडु ने 3 बार का खिताब जीता है। देखिए 3 बार का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है, 2006-7, 20-21 और 21-22। मुंबई ने 2 बार जीता है, 2022-23 और 24-25। बड़ौदा ने 2 बार जीता है, 11-12 और 13-14। तो ये सभी अपडेटेड है। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि 3 बार इसने खिताब जीता है, बाकी मुंबई और बड़ौदा ने 2-2 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एसटी सूची में नए समुदायों को जोड़ा गया। तो ये जो संशोधन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह संशोधन है अनुच्छेद 342 से संबंधित है ना। फरवरी 2024 में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में नए सदस्य समुदाय को जोड़ा गया। तो ये संशोधन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 342 है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 342 जो है भारत में अनुसूचित जनजातियों एसटी की पहचान और उनकी आधिकारिक सूची निर्धारित करने से संबंधित है, याद रखिएगा। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है जीके वाली। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो जरूर से आप करिएगा। यही कहना चाहेंगे कि लेटेस्ट है पूरा का पूरा, और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 25 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ में आपको 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूरे लेटेस्ट और अप टू डेटेड मिल रहे हैं, है ना। नए क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, 1500 क्वेश्चन से अधिक आपको यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट है कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी और भी एग्जाम आगे आने वाले दिनों में आपकी होने वाली है, उनके लिए ये सफिशिएंट है, बेस्ट रहेगी, है ना। सारा लेटेस्ट कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा टीसीएस का, जो आपकी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जा रहा है। तो जाकर जरूर से विजिट करिएगा। हमने डेमो भी डाल रखा है एप्लीकेशन पर, ई बुक वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जाए या बना पाए? तो ये आर्टिकल आपका है 15(3). तो अनुच्छेद 15(3) के तहत ये है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, 2012 में इश्क वाला लव गाने से बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी नीति मोहन ने, है ना। नीति मोहन से ये चीज़ सामने आ रही है। एक नाम है नील मोहन, है ना, नील मोहन करके है। ये कौन है? अभी ये कौन है? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में, पर अभी नहीं बन रहे, हो सकते हैं आगे आपके देखने को मिले, बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये यूट्यूब के सीईओ है, याद रखिएगा, नील मोहन, है ना। 2012 में इश्क वाला लव गाने से बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत किसने की थी? नीति मोहन ने की थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करें गाने की, तो गाने का नाम था इश्क वाला लव। फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में, है ना। संगीत था विशाल शेखर का और गायक थी नीति मोहन, शेखर, रव जियानी और सलीम मर्चेंट। तो ये सभी आपको स्पेशली याद रखना है। इसके अलावा नीति मोहन के लिए पहला बॉलीवुड सॉन्ग था और इसी से उन्हें पहचान मिली थी, इश्क वाले लव से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2015 में हिमाचल में कौन सा खेल जोड़ा गया था? इस तरह से क्वेश्चन था। कुछ लोग बता रहे थे उत्तराखंड का था कि उत्तराखंड में कौन सा खेल का आयोजन करवाया गया था, इस तरह से। तो उत्तराखंड ओलंपिक्स करवाए गए थे उत्तराखंड में, है ना। 20 से 27 सितंबर 2024 के बीच उत्तराखंड ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें रुद्रपुर, हल्द्वानी और नैनीताल जैसे जो शहर है इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं इसके तहत करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनय दर्पण के लेखक है नंदिकेश्वर, है ना। ये किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित इनका। अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर का संबंध है भरतनाट्यम से। अभिनय दर्पण एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसे नंदिकेश्वर ने लिखा है, और ये नाट्य शास्त्र और अभिनय कला से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, अभिनय दर्पण। इसमें हस्त मुद्राओं, भाव, रास और अभिनय शैलियों का विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें हस्त मुद्राओं यानी हैंड गेस्चर, एक्सप्रेशन और इमोशंस, है ना, भाव और रास, इन सभी का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 में कौन सी गैस आती है? समूह 17 में ये सभी गैस आती है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। आयोडीन कोई गैस नहीं है, नमक तो होता है, और एस्टासीन, तो ठोस है ये, और ये भी ठोस है आपका। ये द्रव है आपका, ब्रोमीन द्रव, ये गैस है आपकी क्लोरीन और फ्लोरीन। तो यही थी, आई थिंक यहीं से आपका क्वेश्चन बना होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन से, जो कि गैस है। बाकी ये द्रव, ठोस है, जो कि हमने आपको कवर करवा दिया है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप 17 जो है 17, समूह 17, इसको हेलोजन समूह कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड मूल अधिकार से क्वेश्चंस बना था, जो कि एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाता। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जैक्ट हमने 100% रियल क्वेश्चंस आपको बताएं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? अब हमें देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में हमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले हैं। हिंदी के भी लगभग पूरे क्वेश्चंस हमें मिले हैं, मैथ्स के भी पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं,
है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये मध्य प्रदेश स्पेशल जो एग्जाम है मध्य प्रदेश की, आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, है ना, MPSI, MP ग्रुप 4 वगैरह। तो जो लोग MP के हैं या MP के एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके लिए बेस्ट है, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। पूरा कंटेंट MP के एग्जाम ओरिएंटेड है सारा का सारा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चले जाइएगा, आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये SSC GD वाली है जिस पर सिर्फ 49 की मिल रही है, माफ कीजिएगा 49 में आपको मिल जाएगी। बेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है उनके लिए बेस्ट चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये हमारी RPF कांस्टेबल की है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता रहे थे। अभी RPF कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुए। जब एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिर तो जो चीज़ें करनी है वो करनी है, नहीं करनी है वो नहीं करनी है, इस तरह से चीज़ें आपके लिए रहेंगी, करो या मरो के टाइप से, है ना। तो अभी टाइम है आपके पास में 2-4-5 दिन का। तो अभी आप पहली फुर्सत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये निपटा लीजिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है। 800 के समथिंग कंटेंट है यहाँ पर। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ना यहाँ से, तो काफ़ी हद तक अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये RRB NTPC वाले स्टूडेंट के लिए सेम चीज़ें, इनके लिए भी हम कहना चाहेंगे, करो या मरो वाली सिचुएशन में ना रहकर अभी से अपना काम शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अगर अभी से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप एनालिसिस के टाइम से तो स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ना, अगर अभी से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। हिंदी की अगर अपन बात करें गाइस, हिंदी में कृपन का विलोम पूछा गया तो उदार हो जाएगा। कहानी का तत्सम आपसे पूछा गया, कथा हो जाएगा। कृपन का ऑलरेडी बता दिया, उदार। अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है, इसको अपव्यय या फिर खर्चीला बोला जाता है। कोयल और शंख के लिए एक शब्द कौन सा होगा, इसको नाद कहा जा सकता है, नाद। अपने पैर पर डेस मारना या मारा, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी आ जाएगा आपका, कुल्हाड़ी इस तरह से ही रहेगा, कुल्हाड़ी मारना, है ना। अपनी ही गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना इसका अर्थ है। सेना के रहने का स्थान जो है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, छावनी हो जाएगा। वृहद का विलोम आपसे पूछा है तो ये लघु हो जाएगा। गद्यांश आपका एक आया था, 5 क्वेश्चंस बने थे, है ना। रचनाओं से विलोम शब्द से 2 से 3 क्वेश्चन थे। संज्ञा 1 थी आपकी, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे लगभग। वाक्य शुद्धि से 3 से 4 क्वेश्चन थे। मुहावरे 2 थे। पैराजंबल से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। एक आध शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन इससे एक शब्द से बना था। ये पैटर्न था आपका हिंदी का। लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए, जितने भी मिले उतने कोशिश करिए कवर करवाने की। बाकी और आपका 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, 8 क्वेश्चंस तो ये हो गए आपके, 8 5 13 क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो 4-5 क्वेश्चंस और मिसिंग है, जो कि एग्जैक्ट आपको बताइए नहीं मिल पाते पूरे पूरे हिंदी के, तो जीके के जरूर मिल जाते हैं। मैथ्स की अगर अपन बात करें गाइस, मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले। क्वेश्चंस ये है X20 Y30 और Z जो है 36 है। तीनों काम करते हैं, X एंड Z वह दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं। तो X कितने दिन काम करेगा, X होगा ये, है ना। X कितने दिन काम करेगा, इस तरह से ये क्वेश्चन है। एक था कि 3500 मार्क प्राइस की चीज़ है, 2800 में बेची, छूट प्रतिशत आपसे पूछा है यहाँ पर, है ना। तो ये पढ़ सकते हैं आप। ये 1250 का है पर स्केडा के दर से 400 आम खरीदे जाते हैं और 900 और इसके लाभ पे दिए जाते हैं, है ना। तो पर दर्जन आम का सेलिंग प्राइस कितना होगा, इस तरह से आपका ये पूछा है। और यहाँ पर किसी वस्तु में 22.5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो ये वृद्धि वाला वगैरह से क्वेश्चन है आपका, खर्च वाला, है ना। ये क्वेश्चन 1 से है 20 डेज वाला। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1218 RS की राशि जो है, पहले बंदे का जो नाम है मनोज था और दूसरे बंदे का नाम इनको एग्जैक्ट याद नहीं है, क्रमशः करके था। 18 साल और 19 साल होने पर समान राशि मिलती है, तो 10% CI लगाने पर ओवर, इस तरह से SICI का क्वेश्चन है ये आपका। एक व्युत्क्रमानुपाती आप पूछा है आपसे ये, है ना। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, पैटर्न को समझ सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। प्रतिशत से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आध ऊपर है, तो यहाँ पर करीबन 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रतिशत से बना है। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन बने हैं। SICI से 2 से 3 क्वेश्चन है आपके। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन है ना। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है। LCM SCF से 1 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है। रेशियो से 1 क्वेश्चन है। और ट्रेन से 2 क्वेश्चन है आपके। टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन है। अनुपात से 1 क्वेश्चन है। इस तरह से ये आपका मैथ्स का पूछा गया, जो भी हमें मिला है एग्जैक्ट हमने बता दिया है। रीजनिंग में बात करें गाइस, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन है। एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है। 5 से 2 1 क्वेश्चन है आपका। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 है आपका। सिलोज्म से 1 है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 है। मिरर इमेज से 1 है आपका। फिगर सीरीज से 1 है। आकृति से 1 से 2 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है इससे 2 क्वेश्चन है। एक बहुत कठिन था, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। कथन निष्कर्ष से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हमने जीके काफ़ी शानदार तरीके से आपको कवर करवा दी है। हिंदी भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हमने कवर करवाई है।
और मैथ्स में भी काफ़ी पूरा के पूरे क्वेश्चंस लगभग बता दिए जितने में मिले हैं। रीजनिंग में भी हमने पूरे के पूरे टॉपिक आपको बता दिए, यानी कि आज का शानदार जो एनालिसिस किया है ये हमने पूरी कोशिश करी है कि हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको शेयर कर पाए आपके साथ पे, तो हमने करी भी है ना। जब तक आपका सपोर्ट रहेगा, आपका ये सहयोग रहेगा, तब तक हम सारी चीज़ें आपको एज ए डिस्कवर करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो जरूर से सपोर्ट करते रहेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो रेड कलर का बटन आपको सब्सक्राइब वाला दिख रहा है ना, उसको हिट कर दीजिए, और पास में जो लगा घंटी का निशान है ना, उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए, है ना। इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। SSC DD RPF कांस्टेबल वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट टाइम है, RRB NTPC वगैरह, है ना। तो आप बिल्कुल भी मौका ना गवाएं, हाँ। सीधा काम की बात हमने बताई दी है आपको, जो ऑलरेडी आपको पता चल ही चुकी है। सिर्फ 79 है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा लग रही है तो फिर कम लग रही है तो इसकी प्राइस हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आप जो चीज़ें समझ रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है ना। इसमें बहुत ही आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपको कवर करना चाहिए अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। ये चीज़ें हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा खुद अपनी आंखों से। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, क्लियर है। ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर मिल रही है, और इसमें 1500 से अधिक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हैं। तो यहाँ से आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी लेटेस्ट क्वेश्चंस वाली। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की PDF भी प्रॉपर तरीके से मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।